हेलो फ्रेंड्स। ओके। तो आज यार बात ना वो फॉर्मली बड़ी बात चलती है, तो ना तो मुझे जो पूरी बात समझानी होती है ना मैं कह पाता हूँ। और कई बार शायद आप तक भी नहीं पहुंचती, क्योंकि जब आपकी कॉल आती है तो आपकी क्वेरीज होती है। मे भी मैंने आंसर कर रखा होता है ऑलरेडी, बट फिर भी लगता है कि मैं भी बहुत ही फॉर्मली समझा रखा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं कोशिश करूंगा पूरा वीडियो बड़ा कैजुअल एंड एक डिस्कशन या आपस में जैसे दो लोग बात करते हैं, दो दोस्त बात करते हैं, उसी हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ऑडिट के बारे में बात करेंगे। कैसे करें आमतौर पे हम बात करते हैं, पर उससे पहले होता क्या है। सो बिफोर डिस्कसिंग हाउ, लेट्स डिस्कस ऑन व्हाई, एंड इवन बिफोर दैट लेट डिस्कस व्हाट। ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हाउ टू डू ऑडिट, हाउ टू डू इंटरनल ऑडिट, मैंने भी बनाई है, प्रोसेस कैसे करें, ये करें वो करें। बट सीधी सरल भाषा में हिंदी में बात करते हैं, ठीक है लाला। सबसे पहले ऑडिट होता क्या है। तो देखो, तुम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, सीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो या कुछ और ऐसा ही सिमिलर फाइनेंस रिलेटेड या नॉन फाइनेंस रिलेटेड भी इवन कुछ कोर्स कर रहे हो। ठीक है। अब नौकरी देख रहे हो, सीए वाले तो आर्टिकलशिप में भी ढूंढ रहे हैं। तो आर्टिकलशिप में अपने मन का कुछ मिल गया। तो पहली बात तो जिनके लिए चॉइस है, तो चॉइस में बता दूं कि ऑडिट के अंदर दो जो है, एक एक्सटर्नल ऑडिट, एक इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट में है भाई गधा मजदूरी। शुरुआत में समझना है, कॉमन सेंस डेवलप करना है। उसके बाद कंफर्ट है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। और टाइमली अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, ये सारी स्किल्स आगे काम भी बहुत आएंगी। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, कोर फाइनेंस का आदमी बनता है। पहले वो टेक्निकली स्ट्रांग होता है, अपने ये अकाउंटिंग के और ऑडिट के ये सब फंडे क्लियर कर लेता है। फिर धीरे धीरे और चीजों में मूव करता है, तो उसको बिजनेस बाद में समझता है। वो ऑडिट में बिजनेस आप पहले समझते हो, फिर आप इतने बड़े हो जाते हो, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में हर एक चीज में नहीं जाते, तो वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला सीन है। तो देखो करियर कैसे बनाना है। तो ऑडिट है यही कि आपको जाके सामने वाले से पूछना है कि हेलो सर, हेलो मैम, आप कैसे हो, कैसे ये काम करते हो। फिर उससे समझना है, फिर कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछते हो, अच्छा ऐसे करते हो तो ऐसे क्यों करते हो। एंड मेक श्योर कि उसको इरिटेट नहीं करना, बट फिर उससे जवाब पूछने, और फिर उसके जवाब में उसी और सवाल पूछने। एंड अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ वहां पर कमियां मिल जाएंगी, बट बात यही है कि कॉमन सेंस लगाना है। तो अगर तो बिजनेस एक्यूमेन, कॉमन सेंस, सीवी में लिखने वाले बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, वो कस्टमर फोकस, वैल्यू क्रिएशन, ये सब करना है तो करने को तो मिलेगा, बट घिसाई है, घिसवानी पड़ेगी। तो अगर ऑडिट में आना है मेरे हिसाब से, अगर घुसना है तो घुस जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम ये सोचो कि मैं मिड करियर स्विच कर लूंगा, स्टार्टिंग में इजी है, जितना देर करते जाओगे उतना ज्यादा मुश्किल है। बट पॉसिबल सब कुछ है, और अब तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है। तो व्हाट हो गया ऑडिट, बाकी जितनी भी वो डेफिनेशन है वो पढ़ लेना, वो तुम स्कूल में भी पढ़ते हुए आए हो। उसके बाद वाई, वाई का भी मैंने आंसर दे दिया है कि अगर तुम्हें एक्चुअल में धंधा समझना है, कहाँ कहाँ कलेश होते हैं, उंगली करनी है, उसमें मजा आता है। देखो एक्सटर्नल ऑडिटर इज एसेंशियल, वो फाइनेंशियल आपके समझ रहा है, पर वो आके करके आ रहा है। आप देखते होंगे हमारे तो बिग फोर में हम देखते थे क्या था। मेरी नॉन बिग फोर फर्म थी, बड़ी फर्म थी जिससे मैंने आर्टिकलशिप करी। उसके अंदर जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो एक ना कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। अब कोई बिग फोर का आ जाएगा, वो साले ब्रेड बटर लगा रहे हैं हमें, साला सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट मतलब उस समय ऐसे इमोशंस आ रहे होते हैं, यार ये तो अपने आप को ज्यादा हाई फाई समझते हैं और ऐसा है वैसा है। बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता था, साथ में बैठ के बिचिंग कर रहे हैं। और फिर ये आजकल बड़ा होता है ना कि इससे ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ, बट डजेंट मैटर। मतलब दे आर ग्रोइंग एट देयर ओन पेस। जब उसकी जॉब लगी तो मेरी जॉब लगी 6.5 लाख पे, उसकी जॉब लगी 9.5 लाख पे, तो फिर टैलेंट गया तेले में। मतलब वो काम तो बढ़िया कर रहा है, इवेंचुअली मे भी 5-10 साल में हम बराबर आ जाए टैलेंट के बेसिस पे, बट उस समय बस किलस रही है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे जाएगा। अच्छा, उनको तो रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर है जी, आ गए हैं, इनको चाय पिलाओ, ये करो वो करो, जी सर यस सर, घूमने जाना है गाड़ी देंगे, होटल अच्छे रूम में रुकवाओ, सब कुछ करो। इंटरनल ऑडिटर, अरे क्या आ गया, क्या चाहिए तेरे को, क्या कुछ चाहिए, क्या करेगा इस डेटा का, नहीं दे रहा। तो वहां पर ना इज्जत कमानी है। एक्सटर्नल ऑडिट में पहले आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और फिर आप काम करोगे। इंटरनल ऑडिट में काम करोगे और अच्छा करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अब यही होता है कि फिर आप अगर किसी बिग फोर से इंटरनल ऑडिटर बन के जाते हो तो रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा इज्जत मिलती है, अनडाउटेडली थोड़ी सी ज्यादा इज्जत मिलेगी। बट प्रूव वहां भी करना होगा, क्यों, क्योंकि ना कंपटीशन है। हर कोई कहता है भाई ये तो काम आप किसी से भी करवा सकते हो ना, मेरे से करवा लो, मैं ज्यादा वैल्यू एडिशन कर दूंगा, मैं फीस कम कर दूंगा। तो वहां कलेश चलते रहता है, पर इस कट थ्रोट एनवायरमेंट में सीखने को बहुत मिलता है। तो या तो एक वो आप प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बालक बन जाओ, है ना, या एकदम कलेशी। अगर कलेशी हो भाई तो लाइफ टाइम चलोगे, कहीं कहीं पर मार नहीं खाओगे। यू वोंट बिकम अ सॉफ्ट पर्सन कि कोई भी आया और हिला डुला के चला गया। तो हमने तो एकदम कलेश वाले माहौल में सीखा, फिर ब्रशअप बाद में किया। तो
वो दोनों ही ऑप्शन है। आजकल तो यार देखो सब कुछ है, रिसोर्सेज़ हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है तो ब्रश अप भी साथ-साथ होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। मेरे को इंग्लिश बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं कैसे बोलेंगे। इवन यकीन नहीं मानोगे कितने ₹21,000 मैंने खर्च किए इंग्लिश सीखने के लिए। मतलब आती तो थी ऐसे तो नहीं है, 12वीं में मेरे 95 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। और अब सारा काम इंग्लिश में ही करते हैं यार। एमएनसी में बिग 4 में भी इंग्लिश में करते थे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। कैसे करेंगे? और ये भी नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, कोएड स्कूल में पढ़े हैं, सब कुछ है, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। और उन लोगों ने भी कुछ नहीं पागल बनाया, आ जाओ स्टेज पे 2 घंटे जाते थे, 2 मिनट बोलने को मिलता था। मेरे साथ एक लड़का था वो एफएमएस से उसने अब एमबीए किया, वो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। बट सबको यही स्ट्रगल था, कांस्टेंट स्ट्रगल यही था कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। बट स्किल्स की कमी नहीं है, इंग्लिश आती है, नंबर भी खूब मारे हैं, बढ़िया नंबर लाए हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं कैसे बोलेंगे। अच्छा, एक ये कॉम्प्लेक्स है, हम वेब सीरीज़ देखते हैं, ये तो याल, हे ऑल और बड़ा कूल-कूल बन के लोग बात करते हैं, हमसे तो नहीं हो पा रही। तो वो बड़ा बड़ा टेंशन देता था। दे ड्रेस अप सो वेल, दे लुक सो वेल ग्रूम्ड, हम क्यों नहीं लग रहे ऐसे? तो ये बड़ा रहता था। बट जब आप कंटिन्यूअसली यू पुट इन द एफर्ट्स कि अपने आप को बढ़िया बनाना है ना? काम ऐसा करना है कि फिर सामने वाला चुप ही हो जाए, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अपने आप दे विल हैव टू कम क्लोज टू यू बिकॉज़ यू आर सो गुड, यू आर सो डैम गुड एट योर वर्क। तो वो एक बार हो जाएगा ना, अपने काम पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एट द सेम टाइम यू आर फोकसिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स एज़ वेल। ऐसे बहुत लोग हैं कि काम पे तो कॉन्फिडेंस है, बट बस काम पे ही कॉन्फिडेंस है। जो एरियाज़ उनको पता है, उनको पीछे खींच रहे हैं, उन पे फोकस नहीं कर रहे। तो वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो हमें क्या बनना है? मेरे हिसाब से मेरी चॉइस तो ये होगी कि मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहूँगा जो काम भी बहुत बढ़िया करता हो, बेचता उससे भी बढ़िया हो और सक्सेसफुल हो उसकी वजह से, ठीक है ना? तो आना भी ज़रूरी है, नहीं तो एक अंदर ही अंदर रहता है। कई लोगों को नहीं भी रहता, कई लोग बस बेचते हैं, पर वो बढ़िया बेचते हैं। तो वो इट्स योर चॉइस, टोटली अप टू यू। तो 2 में से एक काम तो बहुत बढ़िया से आना चाहिए, पर अगर दोनों आते हैं तो आपका ओवरऑल करियर बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो ऑडिट कैसे करें? अगर ये मैं बताऊँ तो कहानी के थ्रू बताता हूँ। मैंने ऑडिट कैसे सीखा, उसके थ्रू बताता हूँ तो मेबी आपको जल्दी समझ में आए ऑडिट कैसे करें। तो अब मेरी ऑडिट लगी, पहले एक क्लाइंट पे भेज दिया, उसमें हम लोगों को काम मिला कंकरेंट ऑडिट का। सबसे गंदा काम। हम लोग कहते थे यार कि कहाँ भेज दिया, रोज़ वही 4 पेज पकड़ा देते हैं, एक चेकलिस्ट पकड़ा देते हैं। इसमें स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी है, मैच कर रहा है, ओके, ओके, ओके फिल किया और प्रिंट निकाला, साइन किया, दे दिया। समझ नहीं आता क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद एक दिन ऐसे ही तुक्के में मैनेजर आ गया अभी रिव्यू करने, क्या किया है, क्या कर रहा है? अब सोचने लगता है पता नहीं क्या ही करने आया था, पर वो पूछ रहा है, अच्छा इस फ़ील्ड का क्या मतलब है? इस रो का क्या मतलब है? यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा, मुझे क्या पता भाई, तुमने कहा है यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए, ये लिखा हो, मैंने ओके कर नहीं, ऐसा नहीं हो। समझ के आओ। हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। जो भी तुम लिख रहे हो, वो तुम्हें टोटली पता होना चाहिए। तो उसको लगता है क्या बकैती कर रहा है, आ गया है, कुछ तो ज्ञान पेलना है, ज्ञान पेल के चला गया। उसकी बात में बट लॉजिक था। मे बी उसका समझाने का तरीका अलग था बट लॉजिक था कि आपको वो टेक्निकली स्ट्रांग बोलते हैं ना, टेक्निकली स्ट्रांग इंटरनल ऑडिट में बेसिकली इज अ पर्सन हु इज लॉजिकली साउंड। तो जिसको ये पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो वो बंदा चलेगा, सब जगह चलेगा। तो हमने धीरे धीरे समझा, उसकी वजह से कमियां। जब आप एक लेवल डीपर जाओगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जो लिखा है वो कर दिया तो वो तो किसी से भी करवा लो ना। फिर आपके अंदर कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, यू आर वेरी रिप्लेसेबल एंड मे बी यू वोंट बी ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस। मे बी कर भी जाओ, बट आप कर क्या रहे हो? तो एक लेवल नीचे, एक भी नहीं 2-3 लेवल नीचे जाना पड़ेगा, आपको डीप जाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत बच्चे होते हैं यार अलग-अलग तरीके से सीख के आते हैं, मे बी सेम लेवल पे काम कर रहे हो। हम हमारे टाइम पे एक जोक बड़ा चलता था कि मैंने अपने एक दोस्त को बोला, मैंने कहा यार तू वो वही बिग 4 टाइप था, अभी बिग 4 में मैनेजर है। मैं उसको बोलता था, मैंने कहा यार तू गोरा-चिट्टा है, लंबा-चौड़ा है, हैं? इतना सुंदर, स्मार्ट, इंग्लिश बोलता है, तेरी आवाज़ में वज़न है, पर देख मेरे साथ तू भी घिसवा रहा है, तो फ़र्क क्या है? बात यही है कि अल्टीमेटली काम जो है आपका वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना, यू विल हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द थिंग्स। जब आप वो करने लग जाओगे ना, दोस्त मज़ा आएगा। ऑडिट कैसे करना है? अब उन्होंने पहले तो बताया हर एक चीज़ को समझो। तो टेढ़ा बन के पेड़ा खाना बोलते हैं। जिससे भी जहाँ भी मौका मिले, सर, सर, मैम, मैम। अगर बिग 4 क्लाइंट है मे बी ना कर पाओ एमएनसी में, तो वो नाम लेके ही बट 1-2 बंदे ऐसे ढूँढ लो जिनको ना ज्ञान पेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो उनके साथ बैठ जाओ, बस मुझे समझाओ, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अंडरस्टैंड अबाउट द बिज़नेस, अंडरस्टैंड अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन। हर एक चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा ना, ऊपर-ऊपर से काम करोगे, तुम्हारा कहीं न कहीं कट जाएगा। कोई तुमसे पूछ लेगा, ये कैसे किया, वो कैसे किया? जवाब कुछ होगा नहीं, फिर रोते फिरोगे। कोई ना कोई गरिया देगा। एक गाली खाने से मत डरो। पक्की बात है, पहले ही मान के चलो जो मैं काम करके लेके गया हूँ, मेरे बॉस को पसंद नहीं आएगा या लेके गई हूँ। वर्ज़न 1
इज मेड टू बी पुट इन डस्टबिन। बनाया, किया और फेंक दिया, उससे लगाव नहीं करना। हम लोग जब थोड़े से और क्या बोलते हैं, हरामी हो गए, तो वर्जन 1 बनाते ही ऐसा थे जो पता है फेंकना है। एक बार तो क्या किया हमने, एक्सेल के अंदर ऑब्जर्वेशन सारी लिखी, वीक 1 प्रोग्रेस, वीक 2 प्रोग्रेस क्या है, वही सारी ऑब्जर्वेशन एक्सेल से कॉपी करके पावर पॉइंट में बना के भेज दी। अब नहीं करता ये सब, बट जब स्टार्टिंग में काम कर रहे थे मैं और मेरे सीनियर, हमने मिलकर यही काम किया। और मैनेजर वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा भाई पीपीटी, मतलब पीपीटी बनने लग गई है तो तुम्हारा रिपोर्ट बनने लग गई है, तो मतलब काम बढ़िया चल रहा है, अच्छे पेस पे चल रहा है। क्योंकि उसने पहले वाली एक्सेल भी नहीं पढ़ी थी। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, कहीं कहीं ट्रिकी होना पड़ेगा, बट काम करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो ना, एक हमारे पार्टनर होते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि नेवर टेक द प्रेशर अपॉन योरसेल्फ। जो भी आपकी टेंशन है वो अपने सीनियर पे पहुंचा दो, क्योंकि उसका काम ही टेंशन लेना है। तो जो भी हो, एंड आजकल जमाना क्या हो गया, बड़ा कुत्ता हो गया। तो डॉक्यूमेंट, जो भी बोल रहे हो डॉक्यूमेंट, बट डू इट नाइसली। तो वो जो हंसता हुआ चेहरा लेके, यस प्लीज थैंक्स डियर, और इमोशनल जो टोन होता है वो अपने मेल्स से, क्योंकि डॉक्यूमेंट करोगे तो मेल्स पे ही करोगे ना, निकाल दो। कहीं भी आई फेल्ट, आई यू, ये सब आप एक बार दोबारा मेल लिखने के बाद पढ़ो, जहां भी दिखे ना ये सब आ रहा है, हटा दो उसको। और उसको ऐसा बना दो कि बिल्कुल किसी एलियन ने लिखा है, जिसके कोई इमोशंस नहीं है। अगर मान लो कोई मेरे को डेटा दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और आप सोच रहे होंगे अभी मैं ऑडिट कैसे करना है ये बता रहा हूँ और इसमें सीधा डेटा नहीं दे रहा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। और जो नए लोग होते हैं ना, वो फंसते यही हैं। कहाँ फंसते हैं? 2 हफ्ते बाद मैनेजर आएगा, हाँ भी लड़के क्या काम हो गया? अरे सर काम तो अभी डेटा ही नहीं आया। तो बताया कि नहीं तूने? अरे सर वो दे ही नहीं रहा। तो तूने क्या किया? सर मैंने मांगा, मैं 3 बार गया। मेल लिखा है? हाँ सर एक बार लिखा था। उसके बाद? सर उसके बाद तो नहीं लिखा। फिर वो तुझे गाली देगा। तो गाली से बचना है तो क्या करना है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट करो कि जी डियर सर, आई नीड दिस 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 बाय दिस डेट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। ठक करके भेज दो। भेजने के बाद वेट करना है उस डेट से एक दिन पहले का। फिर उसके बाद उस पर्सन के पास जाना है। अगर नहीं जा सकते, वर्चुअल सेटअप है, रिमोट सेटअप है, मेल लिखना है कि होप दिस मेल फाइंड यू वेल। अब तो नहीं लिखता कोई, क्योंकि वो लेटर के लिए होता था, लेटर को जाने में 3-4 दिन लगते थे। कि ये आई सेंड दिस ईमेल, आई होप कि देर आर नो चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग द डेटा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द डेटा बाय टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डिटेल्स। डालना है डाल दे, अगर किसी का पता है कलेश करेगा ही तो उसको भेज सकता है, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हो। मेल चला गया। डेटा जिस दिन की ड्यू डेट है अगले दिन सुबह उसको एक रिमाइंडर मेल डालनी है। और अगर रिमोट है जाके मिल लो, नहीं तो अगर सामने सामने उसी ऑफिस में है तो उसको मेल डाल के पूछो कि किस टाइम पे मिलूं। अगर रिमोट है तो कॉल का इनवाइट डाल दे कि आपसे पूछना है कि व्हाट ऑल आर योर चैलेंजेस इन शेयरिंग द डेटा सिंस वी आर अवेटिंग द डेटा। अगर इसको तुम्हारी तरीके से करता, अगर कलेश मचाना होता, मैं नया नाबालक था तब क्या करता था, इट हैज बीन 7 days एंड यू हैव नॉट शेयर्ड एनी डेटा, प्लीज शेयर द डेटा ए सैप। और फिर मैं उसको भेज देता। अब क्या होता, मैंने लिखा यू हैव नॉट शेयर डेटा एसएप, वो किलस जाएगा। अगर उसका बस चलेगा वो बिल्कुल नहीं भेजेगा। फिर तुम क्या करते, उसके बॉस को सीसी में रखते, फिर उसके बॉस को भेजते कि डियर सर, ही हैज नॉट शेयर द डेटा, प्लीज मेक हिम शेयर द डेटा, या प्लीज हेल्प। वो हेल्प भी नहीं लिखते शायद, आप बस इतना ही लिख के भेज देते कि ही हैज नॉट शेयर द डेटा एंड वी आर दिस डेटा इज पेंडिंग। ये जो है ईमेल आपका कभी कोई भला नहीं करेगी। क्यों? वो आके बोलेगा तुरंत कि यार मेरे से बात कर लेता, मेरे पास आ जाता, है ना? या ये कोई लिखने का तरीका नहीं होता, कोई ना कोई तुम्हें गरिया देगा। तो ऑडिट में यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट। बड़ा प्यार प्यार से सबसे बात करनी है, बड़े प्यार प्यार से काम करवाना है अपना। ठीक है ना? तो उसको एस्केलेट भी करोगे ना, तो डियर सर, वी नीड योर सपोर्ट इन गेटिंग दिस डेटा, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल challenges आर देयर so that we can support you and our collaboration or our joint effort will help in getting the audit closed in a timely manner। अब देखो, खाली ना वर्ड्स का हेरफेर है, पता उसको भी है कि तू बोल रहा है कि इसने नहीं दिया है, बट इन वर्ड्स को ऐसे लिखने के बाद ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब जब वो पढ़ रहा है ना तो दैट पर्सन विल नॉट बी अग्रेसिव। आप इमोशनल टोन्स जैसे ही अपने मेल से, अपने कम्युनिकेशन से हटा दोगे, यू विल साउंड वेरी प्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो जहां भी जो भी करना है, वो जो प्रोफेशनल बोलते हैं ना, एक नकली चेहरा है कि hi friends, how are you, I hope you liked the last video and I'm looking forward to make more such videos for you and I think they'll be very meaningful and they'll help you a lot and looking forward to see your comments। ऐसा सब बोलना है। तो क्लाइंट को भी लगता है हाँ ठीक है। उसके पास जाके और भी क्या हाल है ब्रजेश, तो किलस जाएगा। तो किलसाना नहीं है, मतलब वो आपकी सबसे सबसे जो सेटिंग है उस हिसाब से बात कर सकते हो, बट यू विल हैव टू फोकस कि
मैं जिससे भी जो भी बात कर रहा हूँ, उसमें इमोशनल अंडरटोन ना है। कई बार अपने मैनेजर को भेज देते हैं कि आई कैन नॉट डू दिस ट्वाइस, थ्राइस, दिस इज़ नॉट माय मिस्टेक या दिस इज़ योर मिस्टेक, आई गॉट दिस विद डिले। इमोशंस हटा दो। आपका आधा जर्नी इज़ कंप्लीट। आपके जितने भी स्टार्टिंग में कलेश हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रही है अपने सीनियर से, अपने क्लाइंट से, वो नहीं होगा। दे विल परसीव यू वेरी प्रोफेशनली एंड इन अ वेरी गुड मैनर। और डॉक्यूमेंट क्यों करना है? क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे हो, उनको ये लग सकता है कि आप वीक हो, तो वो आपका फायदा उठा ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट करके रखोगे तो कोई पूछे, अरे सर मैंने नहीं भेजा, वो ना सीनियर ने बोला था भेजते, तो मैंने मेल कर दिया, सॉरी सर। अब देखो सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। कुछ भी ऐसा बोलो, अपना रिलेशनशिप भी ना खराब हो, बट दे ऑल्सो नो कि नहीं, ये आगे भी बोल देगा, कंप्लेन कर देगा, तो काम तो करवाना है। ठीक है ना? एक तो सबसे पहली चीज़ ये है। अब वापस आ जाते हैं जो हम ऑडिट सीख रहे थे उसके ऊपर, है ना? फिर वो ना एक्चुअली फिर मुझे पता चला हम लोग जो देख रहे हैं वो परचेज़ का ट्रांज़ैक्शन देख रहे थे। डेली वहाँ पर ट्रक आता था सामान का, उसके साथ लॉरी रिसीट आती थी, पीओ आता था, इनवॉइस आता था, हम अमाउंट वगैरह मैच करते थे। फिर मैंने पूछा भैया ये कैसे होता है? एक दिन प्रोक्योरमेंट वाले ने बैठ के प्रोसेस समझा दिया कि भैया ऐसे-ऐसे होता है। वो उस दिन समझ में आया था, उसके बाद से हालाँकि बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया। उसके बाद से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो-जो चीज़ें समझ में आई, उन्हीं सब का रिज़ल्ट है वो जो वीडियो डाली पी2पी के ऊपर। अब जब इधर-उधर से सुना, देखा, करा, तभी आया ना। फिर वो करते-करते ये आ गया कि चल भई थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। लोग इम्प्रेस थे क्यों? ये रोज़ प्रोफ़ेशनली ड्रेस होके आता है, अच्छे से सबसे बात करता है और मेहनत से काम करता है। ठीक है? उसके बाद अपन गए नई जगह ऑडिट करने, पता ही नहीं है क्या करना है यार। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहाँ पर एक जगह एल्यूमीनियम पिघल रहा है, उसके इंगट बन रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एरिया दे दिया, फाइनेंस कर लो, फिक्स एसेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे देख के नहीं समझ में आ रहा करे क्या और कैसे करें? ऊपर से जो मेरे साथ सीनियर थे, जिन्होंने पिछली बार उसका ऑडिट किया था, वो गायब। उनके साथ 1 हफ्ते तो वो एक्सेल में बना लिया था, जो पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट में लिखा था, वही सब इसमें लिख दिया पूछ के, क्योंकि वो सब हो नहीं रहा था। अब करें क्या पूरे हफ्ते? रोज़ परेशान होता था, खाली घूमता था। एक दिन एक इन्वेंटरी का सॉफ्टवेयर दिख गया। अब आपको याद होगा जब पहली बार आपके हाथ में मोबाइल आया होगा, अब पता नहीं आजकल बच्चे करते हैं नहीं करते, बचपन से हाथ में आ जाता है मोबाइल। बैठ के ना उसका जैसे सेटिंग्स खोल लिया, तो एक-एक फीचर खोल के अच्छा इसमें ये होता है ऐसे, ये होता है ये ऐसे, ये होता है ऐसे। पूरा एंड टू एंड देख डालते थे कि अच्छा इसमें ये सब फीचर है, इसका ये काम होता है, ये बटन इतनी देर दबाओ तो लाइट जलती है, इतनी देर दबाओ तो डायरेक्टली कॉल मिल जाता है, सब समझ लेते थे। वही मैंने उस सॉफ्टवेयर के साथ कर दिया। अच्छा ये रिपोर्ट निकाल के देखते हैं ये क्या कहती है। अच्छा ये कह रही है कि रीऑर्डर लेवल नहीं मिनिमम क्वांटिटी से कम है, मिनिमम ऑर्डर लेवल से कम है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल से कम है या ज़्यादा है इन्वेंटरी। अच्छा निकाल के देखते हैं, पढ़ा तो था, आज प्रैक्टिकली देखी। वही सारी रिपोर्ट्स निकाली, उसका एक्सेल में एक समरी बनाई, भेज दी। और भाई साहब वो चल गई, वो रिपोर्ट में भी आ गई, वो पहले भी कभी नहीं आई थी। वो सॉफ्टवेयर दिख गया। यही सेम काम मैंने 2 जगह और कर दिया। तब ऑडिट कैसे करते हैं मेथोडोलॉजिकली नहीं आता था। बस जो दिख गया उसमें उँगली करके इधर-उधर से पूछ के, समझ के, या तो फिर सामने वाला कह देता है ये 4 चीज़ें देख ले, उतना देख लिया, वरना जो मिल गया उसमें उँगली कर के और पूछ-पाछ के बना के भेज दिया। तो उससे ये समझ में आया जो दिखे उसको एक बार समझो और अपनी तरफ से कुछ निकाल के सवाल पूछो। तो क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है। फिर हमें भेज दिया गया बिल्कुल कलेशी जगह। महाराष्ट्र में कोई इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ फैक्ट्री, फैक्ट्री के बगल में टाउनशिप, 3-3 महीने वहाँ पड़े हैं। कुछ नहीं, वहाँ पार्टियाँ चल रही हैं, लेट नाइट तक काम चल रहे हैं, एकदम कलेशी माहौल, लोग गुटखा खा के फैक्ट्रियों में घुस रहे हैं, इधर-उधर सो रहे हैं, लेबर लेबर प्रोटेस्ट कर रही है, हमें डर है अगले दिन आके हमें ना पीट दे। उस माहौल में बॉन्डिंग विद द टीम वो बनी, क्योंकि अभी तक इतना क्लोज़ली टीम के साथ काम नहीं कर रहे थे। डेली मिलते थे, बट साथ में काम करना और साथ में रह के काम करना इज़ डिफरेंट। तो वो माहौल मिला। उसके अंदर स्ट्रेस को झेलना आया, क्योंकि लेट तक काम करते थे और काम नहीं भी करते थे, साले पार्टी करते-करते जगाए रखते थे और फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के पहुँच जाओ। और इतने टाइम घर से बाहर रहना पहली बार, दैट वाज़ आल्सो डिफिकल्ट। तो उससे अकेले बैठे हो, कई बार आपको कुछ पता भी नहीं होता क्या करना है, तो खाली बैठना और फिर धीरे-धीरे इधर-उधर उँगली करना, दैट वाज़ एन एक्सपीरियंस। और जो मैंने पहले कहा था कि आप ऑडिटर के पास जाते हो, सर ये डेटा चाहिए, आपको क्यों पता होना चाहिए? मैंने ऐसा किया, मैंने जाके माँगा, सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दे दो, मार्च की स्टेटमेंट दे दो। काय को चाहिए? पता ही नहीं काय को चाहिए, सीनियर ने बोला लेके आ, मैं माँगने आ गया। अच्छा, देता हूँ, वापस कब करेगा? सर पता नहीं। अच्छा एक काम कर, पहले जा पूछ के आ, फिर मेरे पास वापस आ। तो दे वर ट्रीटिंग वेरी बैडली बिकॉज़ आई न्यू नथिंग एंड दे आल्सो न्यू दैट आई न्यू नथिंग। तो इसलिए फिर वहीं पर काम धीरे-धीरे सीखा। अच्छा अच्छा सर ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। सीनियर बैठ के एक दिन आजा तुझे वी लुकअप सिखाता हूँ कैसे लगता है, बड़ा काम आता है ये फ़ॉर्मूला।
पिवट उनको बनाते-बनाते देख लिया, गंदा-गंदा सा डेटा मिलता था। मैं देखता था यार ये थोड़े जादूगर टाइप के हैं, क्योंकि जो भी डेटा आता है 5 मिनट सोचते हैं, 2 रो डिलीट करी, इक्वल टू का फ़ॉर्मूला मारा, ब्लैंक डिलीट कर दिए, फ़िल्टर लगाया, पिवट लगाया, वीलुकअप लगाया, डेटा एनालिटिक्स कर लिया। पता नहीं यार ये कैसे होता है, पता नहीं मैं कभी कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। फिर फिर क्या है, वीलुकअप उन्होंने सिखा दिया। ये जो रिपोर्ट को सुंदर साफ-सुथरा करने वाला तो बहुत बाद में आया। ये आजकल डेटा एनालिटिक्स का एक मेजर पार्ट होता है, डेटा क्लीनिंग जो होता है और डेटा ऑर्गेनाइज़िंग। अ, वो बहुत बाद में आया। पिवट लगाना सीख रहे थे, तो ऐसे तो नहीं पता चला क्या है, वो ड्रॉप करते थे। 4 डब्बे हैं ना, फ़िल्टर, रो, कॉलम, वैल्यूज़, तो उठा के इधर ड्रॉप किया, अच्छा ये ऐसे दिखता है, इधर ड्रॉप किया ये ऐसे दिखता है, इधर ड्रॉप किया ये ऐसे दिखता है। ये एक के नीचे एक आगे सब चीज़ें उधर व्यू में जाके एक बार सीनियर ने बता दिया, इसको टैबुलर फॉर्म में कर दे, सही हो जाता है। यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला लग जाता है, सही हो जाता है। ठीक है भैया, आ गया। फिर विजुअलाइज़ करते थे, यार अच्छा इस डेटा में मेरे को ऐसा देखना है अगर, तो क्या पिवट लगाऊँगा? कई बार तो ऐसा होता है पिवट लगाया, फिर पिवट का पिवट लगाया, तो जो डेटा चाहिए वो बन के आ रहा है या जो एनालिसिस चाहिए वो बन के आ रहा है। तो आपको अप्लाई करना है अपने आप को और वो तभी होगा जब आपको इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल जितना कलेशी काम आएगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। कॉल्स वहाँ पर फिर P2P क्यों इतना ऑडिटर्स का फ़ेवरेट होता है, वहाँ पर ना कलेश बहुत ज़्यादा होता है और कलेशों में आदमी सीखता है। एक बार क्या हो गया, अच्छा भैया अब हमें ऑडिट मिल गए और ऑडिट ही बोल रहा है तुम कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? जो भी बिल आ गया सबको क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अपने दिमाग में। ये कैसे हुआ? एक बार देख लिया यार ये गुड़गाँव में रुका हुआ है बंदा और इसने 4000 का बिल लगाया हुआ है। वो एम्प्लॉयी रिम्बर्समेंट है बेसिकली, P2P नहीं है। अच्छा 4000 का बिल लगाया हुआ है, होटल का नाम पढ़ा, कॉल कर लिया भाई। हाँ, हाँ सर रूम चाहिए, कितने का मिलेगा? लंबे टाइम के लिए चाहिए, कितने का मिलेगा? 2000 का मिलता है जी। किसी न किसी तरह सीनियर से बात करी, इधर-उधर से जुगाड़ करके रिपोर्ट में लिख दिया। डायरेक्टली नहीं लिखेंगे आप, उसको लिखने का प्रेज़ेंट करने का तरीका होगा बट आप उस तरीके से सोच रहे हैं। एक वेंडर को देखा, अच्छा यार ये फ़ोटोकॉपी करने के ₹3 ले रहा है पर पेज के, लक्ष्मी नगर में 50 पैसे में होती है, ज़्यादा कॉपी करवाओ 25 पैसे में भी हो जाती थी। इस पे फ़ोन करते हैं, इससे पूछते हैं फ़ोटोकॉपी का कितना लेगा? उसने कम रेट बता दिए। अपने आप में कस्टमर बन के हमने पूछ लिया, इतनी कॉपी करवानी है, ऐसे-ऐसे करवानी है। जो उसने बताया वो भी लिख दिया, प्रेज़ेंट कर दिया। इवेंचुअली क्या हुआ, हमने मेक और बाय एनालिसिस कर दिया कि भई सॉरी रेंट और बाय। कि भई इसको किराए पे लेते हो आप, अपनी मशीन खरीद लो, अपने आप से फ़ोटोकॉपी कर लो, ज़्यादा पैसे बच जाएँगे। उन सब का क्या वो हुआ, नतीजा क्या निकला, कंपनी ने फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस एंड दे गॉट बेटर डील्स, तो उनका वहाँ पर कॉस्ट सेव हो गया। हर एक चीज़ में जाके अब यार इतनी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, फर्नेस लगी हुई है जो आपका पावर प्लांट लगा हुआ है। भाई साहब कोयला है, कोयले में एक जीसीवी होती है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक एनसीवी होती है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। एकदम इंजीनियर्स हैं वहाँ पर, कोयले में से आग निकलती है, इसमें पानी पड़ता है, इसमें मॉइस्चर आता है, इसकी सैंपलिंग आईएसओ के हिसाब से होती है। तो सुन के यार फट जाती है, करे क्या आदमी? इतना सब हमें कैसे आएगा? और मैं देख रहा हूँ एक 3rd ईयर का आर्टिकल बैठा हुआ है, साथ में वो लैपटॉप पे ऐसे-ऐसे लिख के चारों उँगली से लिख रहा है, वो सब काम कर ले रहा है यार। पता नहीं हमसे कब होगा, कैसे होगा? बट हो सब जाता है। बाद में वही ऑडिट मैंने भी किया, ऑब्जर्वेशंस भी निकाली। बिग 4 में आने के बाद सिमिलर प्लांट में गया, पुरानी लर्निंग यूज़ करके वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस निकाली। होगा सब। एक तो टाइम देना है। कई सारे बच्चों का फ़ोन आता है, सर अभी जॉइन किया, समझ नहीं आ रहा क्या करें? मेरे को तो ये प्रोसेस ही नहीं समझ में आया, मैं ऑडिट छोड़ दूँ क्या? ये कर लूँ क्या? वो कर लूँ क्या? देखो छोड़ना है छोड़ दो, बट टाइम तो देना पड़ेगा। एक बार टाइम दिया तो ये ऐसी चीज़ है, पहली बात तो जिस कंपनी में जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ अलग होगा, वहाँ का प्रोसेस अलग होगा, लोग अलग होंगे, है ना? तरीका अलग होगा या उसको बोलते किसी और नाम से होंगे सेम कांसेप्ट को, तो वो तो आपको हर जगह सीखना ही पड़ेगा। हर एक इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, आपको सिर्फ़ एक टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्शन मिल गया, मेंटेनेंस मिल गया। आप इंजीनियर नहीं हो ना, तो आपको उसकी टेक्निकैलिटीज़ नहीं पता। आपको BOM दे दिया, बिल ऑफ मटीरियल, इतना सामान लगेगा तो इतना प्रोडक्शन होगा, इतना स्टैंडर्ड वेस्ट होता है, इतना एक्चुअल वेस्ट है, इतना डेविएशन है, उसको करेक्ट करने के लिए एंट्री पड़ रही है। कैसे करोगे? तो आपको यू विल हैव टू मेक योर माइंड स्ट्रक्चर्ड, एकदम तरीके से सोचना है। खुराफाती दिमाग जिसे बोलते हैं, उस तरीके से सोचना है तो काम हो जाएगा। फिर जब आपका वो थॉट प्रोसेस डेवलप होने लग जाएगा, बाकी जो प्रोसेसेज़ हैं वो सीख जाओगे, वो करते-करते सीख जाओगे। पॉलिसी पढ़ लो, 4 कंपनी की पॉलिसी पढ़ोगे, वहाँ ये होता था, यहाँ ये होता है, डिफरेंसेस है, अपने आप में धीरे-धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। यार हम लोगों को पूछ लेते थे, अच्छा बताओ फिजिकल वेरिफिकेशन अगर एक टैंक के अंदर गैस भरी हुई है, कैसे करना है? क्लाइंट ने पूछ लिया। पहले दूसरे क्लाइंट पे कर रखा था तो पता था, वरना कैसे पता चलता कि अच्छा वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है तो उसका हाइट के हिसाब से वॉल्यूम निकाल के आप वेट कर लोगे, बट क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, वो उड़ जाती है, ऊपर जितनी गैस इकट्ठी हो रखी है, उसका अलग तरीके से करोगे वैल्यूएशन। तो वो तब तो समझा दिया, अब तो याद भी नहीं है क्या समझाया था। इसलिए यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, सेल्फ डाउट नहीं करना है, आप कर लोगे।
बट यूल हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन अप्रोचिंग। अब ना, एक तो होता है अरे सर मेरे को नहीं आता, बता दो, नहीं। अब फिर उसको आपको थोड़ा पॉलिश तरीके से प्रेजेंट भी करना है कि कैन वी हैव अ वॉक थ्रू अबाउट दिस प्रोसेस, आई वांट टू अंडरस्टैंड बेटर सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट मोर, एंड दीज ऑल आर द डाउट्स आई हैव। ऑडिटी क्या अप्रिशिएट करेगा, कई सारे होते हैं जिनको पता है कि ये टाइम खुट्टी करने आया है, कई मजबूरी में बता देते हैं, कईयों को लगता है यार क्या करूंगा इसको बता के। तो आपको थोड़ा सा ना, जब तक आपका थोड़ा समय नहीं निकाल देते आप सेम काम करते हुए, थोड़ा सा पढ़ के जाओ, पहले उसको बोलने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, और कैसे होता है, अच्छा ऐसे होता है। जब उसका हो जाए, फिर पूछो अच्छा मैंने ये पढ़ा था और ये मुझे इस पॉलिसी में इस डॉक्यूमेंट में नहीं समझ में आया, या फिर मैंने ना इस टूल से ये डेटा निकाला था, एसएपी कहते हैं मुश्किल है ना? अगर वो ठक ठक करके फोन वाला कंसेप्ट लगाओगे ना, ट्रांजैक्शन कोड आते तुम्हें नहीं भी पता, मेरे को एक बार नहीं पता था ट्रांजैक्शन कोड, एक ट्रांजैक्शन एक पीओ देखना था खोल के कैसे चेक होता है। वो साइड में एसएपी में भी एक ठक ठक ही बना होता है, उसको क्लिक क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप लास्ट वाले पे डबल क्लिक करोगे तो वो ट्रांजैक्शन कोड खुल जाएगा। तो उसमें एक मतलब ट्रांजैक्शन कोड डायरेक्टली डालोगे तो इट्स अ शॉर्टकट, बट अदरवाइज आप उसमें ऑप्शंस में खोल खोल के भी जाके वो ट्रांजैक्शन कोड खोल सकते हो, या वो रिपोर्ट खोल सकते हो। तो ऐसे करके देख लिया, इधर उधर क्लिक करके समझ लिया, एक बार किसी ने बता दिया कि FB03 डाल के डॉक्यूमेंट निकलेगा, यहाँ पर अटैचमेंट में क्लिक करो इनवॉइस निकल जाएगा, यहाँ पर देख लो सब अपलोडेड होता है हमारा। तो ये RCMRS कंट्रोल मैट्रिक्स है, इसको पढ़ लो, ऑडिट के स्टैंडर्ड तुम्हें आ रहे हैं, तुम IPCC में पढ़ रहे हो, CA फाइनल में पढ़ रहे हो, MBA के अंदर अपना तुम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अगर MBA कर रहे हो तो BCom में तुमने पढ़ा होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं तुमने ये सब चीजें कवर कर रखी है। प्रैक्टिकली तुम्हें आता नहीं है, जिसको आता है उससे पूछ लो। अच्छा क्या होगा, आप ये मत सोचो कि डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम यू इन द फर्स्ट ऑडिट। अगर आप पहली बार O2C कर रहे हो, पहली बार R2R कुछ फिक्स एसेट का प्रोसेस कर रहे हो, पहली बार कोई भी काम कर रहे हो, बहुत परफेक्ट नहीं होगा। पर जब हमें पता ही है कि वो परफेक्ट नहीं होगा, तो क्यों ना हम उसमें सीख लें। तो जो साथ में है जिसको ज़्यादा पता है, उसको तो बताना ही पड़ेगा, उसका दिमाग खाओ भाई कैसे होता है, मैनेजर का दिमाग खाओ भाई कैसे होता है। कई कई कलेशी होते हैं, मेरे को नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए था, हाँ भाई ठीक है, उसको उसको छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के लिए भी सीरियस नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए भी सीरियस नहीं है। वो सिर्फ मैनेजर काम करके बनाए, दे डोंट हैव द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ मैनेजर। मैनेजर का रोल यही है कि दे शुड एनेबल देयर टीम, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, दैट पर्सन इज इन द रॉन्ग फील्ड, या फिर दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी अ मैनेजर। उनका ग्रोथ उसी के अकॉर्डिंग आगे भी मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो सपोर्ट जब तक कोई नहीं करेगा, आपको समझाएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, वो खुद भी नहीं बढ़ पाएगा। आप पाएंगे कि वो पर्सन खुद ही 16-16, 18-18 घंटे घिसवा के काम कर रहा है, तो लेट देम बी, वो आपको नहीं सिखा सकते कुछ। कुछ कुछ सिखाते भी है, काम भी करते हैं, सिखाते भी है। तो जो सिखाने वाला मिल जाए, कोई ना कोई तो मिलेगा, उसको पकड़ लो। अपनी कंपनी में, अपने ऑडिटी साइड पे बातें करो लोगों से, खूब सारी बातें करो, खूब सारा समझो, ट्रस्ट जीतो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉन्फिडेंशियल कोई बात आपको बताई है तो आप उसी का यूज करके उसका इशू बना के कुछ कर दो, बट एथिकल भी रहो एट द सेम टाइम। अगर कुछ हाईली अनएथिकल किसी ने किया है तो यू शुड रिपोर्ट दैट। तो आपको ना ये सब चीज़ों में बैलेंस करना है, बाकी मज़ा बहुत आएगा। मेरी आर्टिकलशिप के बाद, अब मैं वही बता रहा था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सीए क्लियर हुआ। सीए क्लियर होने के बाद पूरे 400 नंबर आए थे, ठीक है ना, फाइनल में। फिर मैंने कहा अब क्या करें, तो रेज्यूमे बना लिया। रेज्यूमे बनाने के बाद बिग फोर के इंटरव्यू के लिए गए। उससे पहले बात कर करके इंग्लिश ठीक हो गई थी, मूवीज देख के ये वो करके इंग्लिश ठीक हो गई थी। जब आर्टिकलशिप में मैं KPMG में इंटरव्यू देने गया था, वहां पचका हो गया था, वहां मैं कुछ नहीं बोल पाया था, वेरी वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। आपकी अपन प्रिपरेशन बढ़िया से करके गए, वो जो इंटरव्यू वाली वीडियो में जितना ज्ञान दे रखा है सब सब करके गए अपन। और बाय चांस मैंने इंटरव्यू दिया डिलॉयट में, इंटरव्यू दिया KPMG में और GT में। कैंपस में नहीं दिए, तीनों कैंपस के बाहर इंटरव्यू दिए, तीनों में सिलेक्शन हो गया। क्यों? अपन ने सोचा यार ये और किसी चीज़ के लिए बुला नहीं रहे, बुला इंटरनल ऑडिट के लिए। इंटरनल ऑडिट ही अपने को थोड़ा बहुत आता है, उस समय भी मेथोडोलॉजिकली जैसे करते हैं वैसे नहीं आता था। बस ये पता था कि हाँ निकल जाता है, ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है, वैल्यू क्रिएशन करनी होती है, क्लाइंट फोकस करना होता है ना, और कॉमन सेंस लगाना होता है, थोड़ा सा एजाइल होना होता है, ये वो जो भी वर्ड थे वो चिपकाए, दो चार एग्जांपल पहले से प्रिपेयर की, ये मैंने कैसे किया वो कैसे किया, थोड़ा बहुत जो प्रोक्योरमेंट सीखा, प्रोडक्शन सीखा, मेंटेनेंस सीखा, जो भी सीखा वो चिपका दिया, हो गया। वहां जाके देख रहे हैं, वहां में हेलो सर ये बता दो, क्या चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा, सर मत बोलो, कॉल मी बाय माय नेम, यहाँ पर सर्वर नहीं होता। भाई वहाँ कॉन्फिडेंस की फिर लग गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें यार, ये तो अलग ही माहौल में आ गए हैं अपन। पर अप्लाई करना है 2 महीने, तो मैं रो गया दूसरे महीने बाद, मैंने कहा काम ही नहीं करना, किसी स्कूल में काम कर लेंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे, है ना, कम कमा लेंगे पर सुकून की जिंदगी जिएंगे, ये क्या है। रोते रोते मैंने घर पे फोन तक कर दिया।
भाई 5 बजे के बाद मैं आऊँ, मेरा आके काम करने का ही मन ना करे, और वो बोले भाई पूरी रात तो काम करिए, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ अब तक? और मैं टेंशन में काम भी ना करूँ, टेंशन भी लूँ और सो रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा, ज़िंदगी एकदम खराब, बहुत परेशान। उस सिचुएशन में फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, एक दिन बैठ गए, लाला काम तो करना ही है। तब मैं टाइपिंग ना ऐसे-ऐसे करता था, एक-एक बटन दबा के। 3 दिन लगातार टाइप ही किया। तब ना वो फ़ॉर्मूला लगाना, मैक्रो, उसमें ही सीखा कि शीट जो बनानी है, सेम शीट कॉपी पेस्ट करके उसके लिए मैक्रो कैसे बनाएँ। रिकॉर्ड मैक्रो से ही बनाया था, कोडिंग नहीं करी थी। मैक्रो क्रिएट करके मल्टीपल शीट्स क्रिएट करी, आईएफसी टेस्टिंग कर रहा था तब मैं। उसके अंदर फ़ील्ड्स भरनी है, तो बेसिक फ़ील्ड्स भरने के लिए वीलुकअप लगा दिया उनके अंदर। भाई काफ़ी काम कम हो गया, शुक्र है। वीलुकअप सब में नहीं लगाया, पहली वाले में लगाया, उसके बाद मैक्रो से सारी कॉपी कर दी। तो उसका वीलुकअप सही कर दिया था कि सब अपने आप उसको उठा ले। अब ये काम करने के बाद फिर टाइप करना पड़ा सब में, फिर भी अपना कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, और टाइप करते-करते टाइपिंग ठीक हो गई। 3 दिन टाइप कर रहा है तो आदमी ऐसे-ऐसे कब तक करेगा? दोनों उँगली चलाने लग गए, कौन-सा लेटर कहाँ पर है पता चल गया। तो टाइपिंग इम्प्रूव हो गई। प्रेज़ेंटेशन कैसे इम्प्रूव हुई? बना के दिया, मैनेजर ने देखा ये क्या है? ये तो कूड़ा है, फेंक दिया। पुराने साल का दे दिया, ऐसा ही बना दे, वैसा बनाया। फिर समझ में आया अच्छा ऐसे बनाते हैं। फिर बोला अच्छा अब ये रिपोर्ट हो गई। एक तो एक रिपोर्ट 4 बार बनवाएँगे। पहले तो आपकी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट होगी, फिर एक फाइनल रिपोर्ट होगी, फिर एक एग्ज़ीक्यूटिव समरी होगी, एक ऑडिट कमिटी समरी होगी, एक कोई मैनेजमेंट को वैसे रिपोर्टिंग करनी होगी, उसके लिए समरी होगी, एक वन पेजर कोई बनवा लेगा, है ना? एक अपने पार्टनर को दिखाने के लिए कोई समरी बनानी होगी। तो इतनी बार बना के आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगी प्रेज़ेंटेशन की भी। अपन क्या बनाते थे, अकाउंट डेक बना रहे हैं या एग्ज़ीक्यूटिव समरी बना रहे हैं, तो स्टार्ट मैंने कैसे किया, उसने बोला 20 पेज की है, 8 पेज में चाहिए। तो आपने वो पढ़ा भी होगा, फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दो, है ना? या फिर इस एमआर हटा दो, थोड़ी-सी 2-4 सेंटेंसेस हटा दो। थोड़ा-सा शॉर्ट हो गया, बन गई एग्ज़ीक्यूटिव समरी। फिर धीरे-धीरे समझ में आया, लाला ऐसे नहीं करना। पर वो करने के लिए ना आपको एक अथॉरिटी भी चाहिए, अथॉरिटी भी एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अब जब आप एग्जीक्यूटिव समरी बनाओगे, आप सोचोगे कि इसमें से हाई रिस्क कौन-सा एलिमेंट है, कहाँ पर ज़्यादा कंसर्न है, कहाँ पर मैनेजमेंट को इंटरेस्ट होगा, कहाँ हाई इम्पैक्ट ऑब्जर्वेशन है, कहाँ पर ज़्यादा पैसा बच सकता है, उस लिहाज से कौन-सी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो उन सबको आइडेंटिफ़ाई करना, सिर्फ़ उनको लिखना, उनको भी क्रिस्पली लिखना, वो सब जो डिटेल्स लिख रखी थी, तब डर लगता था ना ये लाइन हटा देंगे तो मैनेजर गाली देगा, हटा क्यों दिया? तो वो डेवलप करना, दैट टेक्स टाइम। आपको करना है, सिम्प्लीफाई करना है, तब लगता है बड़े-बड़े वर्ड्स लिख दें, अच्छा लगेगा, आज ही सीख के आए हैं, नॉट सब्सटेंशिएटेड, अनऑथोराइज़्ड, अनडिटेक्टेड, ये वो फलाना-ढिमकाना, बड़े-बड़े शब्द लिखो, और लैंग्वेज में अगेन पर्सनल अंडरटोन, देयर वाज़ अ सिवियर फ्रॉड और मैलिशियस इंटेंट। तो वो सब वर्ड लिखने से बाद में पता चला, लेके जाते थे, अबे ये क्या लिख दिया? नौकरी अपनी भी छुड़वाएगा तू और हमारा काम भी छुड़वाएगा, जिसके लिए लिख रहा है उसकी भी जाएगी। तो थोड़ा-सा फिर टोन डाउन करना, प्रोफेशनली काम करना, बातों को टोन डाउन करना सीखा। इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं। एक काम करते हैं, अपन इन बातों पे बात करने के लिए एक सेशन रखेंगे, कब रखें? रखते हैं अपन फ्राइडे, फ्राइडे 12 बजे नून, फ्राइडे नून को एक सेशन करते हैं। फ्राइडे को कौन-सा दिन होगा? लेट मी सी, फ्राइडे विल बी 29th ऑफ दिसंबर, तो न्यू ईयर की पार्टी भी नहीं करनी है अभी तो आपको। उसके अंदर आप आ जाओ, वहाँ पर बात करेंगे, और ऐसा कुछ भी क्वेरीज़ होगी तो, ठीक है ना? अब बात करते हैं अपन कि ऑडिट फिर एक्चुअल में कैसे करते हैं, वो कब सीखा? तो थोड़ा-थोड़ा तो बिग 4 में सीख लिया। ठीक है? बिग 4 में क्या सीखा कि भई पहले से आप थोड़ा प्लान करके जाओगे, एक आईडीआर नाम का प्राणी है, तो डेटा रिक्वेस्ट पहले से माँगोगे, डेटा आ जाएगा, उसको एनालाइज़ करोगे, ऑब्जर्वेशन सामने वाले को भेजोगे, उसका फीडबैक लोगे, फिर रिपोर्ट लिखोगे, फिर वो भेजोगे, फिर फीडबैक लोगे। बट ये मोर और लेस ऐसे ही था जैसे आर्टिकलशिप में कर रहे थे, बस पॉलिश्ड था, थोड़ा-सा सोफिस्टिकेटेड था, थोड़ी फॉर्मेटिंग अच्छी थी, वहाँ एक ही फॉर्मेट होता था हर एक रिपोर्ट के लिए। यहाँ हर क्लाइंट के हिसाब से अलग है, अलग-अलग तरह के डेक बना रहे हैं, ये डिफरेंस था। क्लाइंट थोड़ा अलग स्केल पे काम कर रहा है, बट काम वही था। फिर जब अपन कॉर्पोरेट में आए, एमएनसी में आए, तब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। यहाँ पर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, आगे देख रहे हैं 5 हफ्ते में ऑडिट खत्म। मतलब फिर सोच रहे हैं यार 3 हफ्ते तो हमारे को क्या नाम है आइडिया आने में ये लगते थे, डेटा ही नहीं आता था। हम 2 दिन में, 3 दिन में रात-दिन जाग के काम करते थे, और फिर रिपोर्ट बनाते थे हम, 1 हफ्ता रिपोर्ट बनाते थे, 2 हफ्ता। तो हम लोगों को तो हर क्वार्टर में क्या होता था, हाँ, लगभग 2 महीने ऑडिट करते थे, 1 महीने कोई और क्लाइंट किया, फिर अगले क्वार्टर फिर चले गए उस लिस्टेड क्लाइंट पे ऑडिट करने। पर यहाँ तो मसला अलग है, यहाँ तो साल में 9 ऑडिट हो रहे हैं, 8 ऑडिट हो रहे हैं। फिर समझ में आया कि यहाँ पर तो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। पहले एक ऑडिट प्लान होगा, वो प्लान काम करना है मैनेजर का, जो एक बेसिक डेटा इकट्ठा करेगा कि जो बेसिक हम आईडीआर में भी एक तो होता है कि आगे के लिए डेटा, एक बिल्कुल बेसिक डेटा कि भई कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, लास्ट बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस दे दो, है ना? मोटा-मोटा ये पॉलिसीज़ दे दो कि पॉलिसीज़ जो हैं मैनुअल दे दो, एसओपीज़ दे दो, आरसीएम है तो आरसीएम दे दो। वो सब कभी माँगा ही नहीं। वो बेसिक डेटा को एनालाइज़ करेगा। फिर उसके बाद एक आईडीआर बन के पहले ही जा चुकी है। उस आईडीआर के ऊपर फ़ॉलो-अप्स भी हो रहे हैं, एस्केलेशंस भी हो रहे हैं। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले डेटा आ गया है। बहुत बढ़िया। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले डेटा आ गया, डेटा आने के बाद उस डेटा को पहले प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर लिया कि इसमें ये है।
उसके बेसिस पे स्कोप डिसाइड किया कि हम लोग ये अगर मैं प्रोक्योर टू पे कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी इन 6 आइटम्स पे फोकस करूंगा, या फिर ये वाला वेंडर ज्यादा रिस्की है, ये वाला वेंडर कम रिस्की है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन ज्यादा रिस्की है, इस तरह के कीवर्ड सर्च करूंगा, पावर बीआई डैशबोर्ड बना लूंगा, उसके अंदर सर्च करूंगा, पीओ देखूंगा, कौन से एज पीओज हैं, सब एनालिसिस पहले एक ब्रीफ एनालिसिस करके टारगेट करूंगा। फिर मैं प्लान बनाऊंगा, मेजरमेंट प्लान बोल लो, ऑडिट प्लान बोल लो, उसके अंदर स्कोप, सब स्कोप, क्या क्या काम करना है, क्या क्या रिस्क है, इसके अगेंस्ट क्या आइडिया है, किस पर्सन से बात करनी है, इसके लिए कौन से मेरे कंट्रोल है, आरसीएम के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो सब मैपिंग पहले से बना के देनी पड़ेगी किसी को आपको। तो हम जो वो बिना हथियारों के पहुंच जाते थे ना ऑडिट करने, हाँ लाओ क्या ऑडिट करना है, नहीं, पहले आपको पूरी एक टूल किट जैसे बोलते हैं मिलेगी कि हाँ मेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर मेरे पास टाइम फ्रेम भी लिमिटेड है, वो सबको कम्युनिकेट हो रखा है। एक लास्ट मिनट हम बम फोड़ते थे ना, ये ऑब्जर्वेशन ऑडिट फैल जाता था, फिर वो दोबारा काम करना पड़ता था, नहीं, पीरियोडिकली ऑडिटी को बताएंगे क्या काम किया है, क्या क्या हमारी ऑब्जर्वेशन आई है, पीरियोडिकली उनसे जो जो पेंडिंग डेटा है वो बताएंगे, स्ट्रक्चर्ड है। उसके बाद जो हम लोग की ओवरऑल ऑब्जर्वेशन निकली है वो ऑडिटी के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, इनके लिए क्या किया जा सकता है, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे विद ऑडिटी। करते ही नहीं थे, खुद से ही समझ लेते थे, अच्छा ये ऐसे होता होगा, मतलब इन सेंस करते थे बट इतना डिटेल्ड नहीं करते थे। रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद फिर उसको लिखेंगे, लिखने में भी तमीज से लिखेंगे। कंसल्टिंग में कैसे लिखते थे, पहले तो बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर फैक्ट्स लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, साइड में इंपैक्ट लिखेंगे, एक्शन लिखेंगे, रिकमेंडेड एक्शन नहीं। आके पता चला ऑब्जर्वेशन लिखने का तरीका भी अलग होता है। वो जो पास्ट टेंस में तो लिखना है, और ग्रामेटिकली थर्ड फॉर्म में लिखना है, और आई यू ये नहीं लगाना, वी नहीं लिखना, वो सब तो ठीक है, बट वो यहाँ भी सेम है। बट जो मीट है, जो हम ऊपर जैसे हेडिंग बड़ी कंजर्वेटिव लिखते थे, नॉन कंप्लायंस टू दिस प्रोसेस, या फिर प्रोसेस का नाम लिख देते थे, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, हेडिंग हो गई ऑब्जर्वेशन की, नहीं, विल हैव टू बी स्पेसिफिक कि क्या प्रॉब्लम है। जो आपकी पहली लाइन आ रही है दैट शुड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, देन कितना उसका मैग्नीट्यूड है, देन उसका किस पॉलिसी से रिलेटेड है, एंड देन आप नोट्स दोगे कि अच्छा भाई ये बैकग्राउंड था। या फिर अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है बैकग्राउंड समझाने के लिए तो उसको नोट्स से भी लिख कर सकते हो, या पहले ब्रीफली बता भी सकते हो। बट यहाँ पर यू नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, जब भी आप बता रहे हो या जब भी प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट करते थे जो स्लाइड लिखी है वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे, नहीं, पढ़ लिया, 2 साल लगे मेरे को भी, अब स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। पहले मैं भी ऐसे ऐसे पढ़ता था, पढ़ने के बाद लगा नहीं खाली पढ़ना नहीं चाहिए, मे भी इसमें थोड़ी सी वॉइस मॉड्यूलेशन करें, मे भी 2-4 वर्ड्स चेंज करें तो सामने वाले के लिए कुछ फन हो। फिर लगा यार इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, नंबर एक, दोनों ही केसेस में, रिपोर्ट लिखने में भी प्रेजेंट करने में भी, सब जगह एक, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो हम सोचते अलग तरीके से, लिखते अलग तरीके से। तो अगर आप उसको लेके बैठ जाओ, और जैसे आपका कोई सीनियर है, या आप अपने किसी कलीग से पूछो अच्छा क्या निकाला, तो वो आपको पूरा पढ़ के तो बताएगा नहीं। तो वो क्या निकाला में जो वो 1 या 2 लाइन बताता है ना, वही ऑब्जर्वेशन है। तो आपको वही स्ट्रक्चरली इंग्लिश में भी प्रेजेंट करनी है, क्या निकाला, क्या बीमारी क्या है, वो बताना है। और फिर कोई डिटेल्स पूछे तो उसके बाद सप्लीमेंट्री डिटेल्स बताने की ऐसे ऐसे हुआ। बट क्या प्रॉब्लम है, क्या निकाला, वो आपको समझ में जब आएगा तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे, तभी आप उसको लिख पाओगे। तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी, ईमेल कम्युनिकेशन इंप्रूव करने, है ना, ये साथ साथ चलते ही रहेगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को जब हमने प्रेजेंट कर दी फाइंडिंग, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, एक्शन हमने उससे पूछा कब तक कर सकते हो वो पूछा, फिर वो जो पहले ऑडिट का एग्जांपल दिया जो पिछले क्वार्टर में निकाला वही नहीं लिखना, उसके ऊपर फॉलो अप ऑडिट है कि ये हमने आपको दिया था, इसके अगेंस्ट आपने कर लिया है, वो क्लोज हो गया, ये नया फिर से निकला है तो क्या रीजन है। अगर पुराने में सुधार नहीं किया है तो हम उसको लिखेंगे कि रिपीट इशू है, ये हमने पिछली बार भी किया था, जो एक्शन बोला था वो बोला है कि कर दिया बट उसके बाद भी सुधार नहीं किया, सो दैट सही जगह सही एम्फेसिस जाए। कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। हाँ ये जरूर करते हैं कि एक कंट्री में कुछ देखा तो उस तरह के, या एक पार्ट ऑफ कंपनी में कोई काम होता हुआ देखा तो वैसे रिस्क दूसरे पार्ट में भी हो सकते हैं, तो वो जरूर वहां से आइडिया लेते हैं, बट एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हर एक चीज यूनिक है, उसको यूनिकली ही समझना है और फिर उसको लिखना है। ठीक है, फिर उसका वही फॉलो अप करना है और फिर क्लोज करना है। तो वो जो कोर्सों के अंदर स्टेप्स होते थे ना, आप रिस्क असेसमेंट करोगे, पहले पहले आप टोन एट द टॉप समझोगे, एंटिटी लेवल कंट्रोल, फिर रिस्क असेसमेंट करोगे, फिर आप क्या नाम है कंट्रोल्स बनाओगे तो कंट्रोल एनवायरनमेंट आ जाता है, रिपोर्टिंग होगी, या और फिर मॉनिटरिंग होगी, देखोगे कि भाई वो सही हुआ है नहीं हुआ, कंट्रोल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी कि इसको ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड देन फिर उसमें करेक्टिव एक्शंस होंगे। तो वो कोसो क्यूब वाले जो काम है वो सारे आप उस फ्रेमवर्क को कहीं भी लगा सकते हो। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो स्ट्रक्चर्ड कुछ चीजें हैं ना वो पढ़ोगे, साथ साथ काम के, खाली उससे भी नहीं काम चलेगा। तो यू विल ऑल्सो गेट टू थिंक स्ट्रक्चरली, और जब स्ट्रक्चरली समझने लग जाओगे तो कॉमन सेंस और ये स्ट्रक्चर दिमाग में होगा, प्लस यू हैव सॉफ्ट स्किल्स, सो यू विल डू वेरी वेरी वेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आई थिंक मेरा जो अभी तक का जर्नी रहा, इट हैज बीन सेटिस्फैक्टरी, वेरी सेटिस्फैक्टरी। आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट,
एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द राइट सेट ऑफ पीपल आई हैव मेट. बट इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी. जैसे मैं लकी था, तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्टेज पे लकी हो. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. व्हेन यू डोंट गेट द राइट सेट ऑफ पीपल, हाउ विल यू सर्वाइव दैट? तो जो की स्किल्स हैं, अगर मैं समराइज करूं, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में दोनों वर्बल, रिटन. रिटन के अंदर भी ईमेल भी, पीपीटी भी. फिर आपका टेक्निकल में आपको एक्सेल आना, आपको प्रोसेसेस समझना, आपको प्रेजेंटेशंस पढ़ना, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना, कंपनी पॉलिसी पढ़ना, क्वेश्चंस पूछना, ये सब. और फिर सिस्टम्स जो हैं, जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हो, उन सब की समझ होना. आजकल न्यू एज आ गया है, तो डेटा विजुअलाइजेशन में पावर बीआई वगैरह आना, अगर थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, मैक्रो, एसक्यूएल, ये सब आना. तो दिस इज द होल पैकेज, ये पूरा जर्नी है. अभी तो मेरा भी चल रहा है, तो एज एंड व्हेन आई लर्न, आई विल शेयर मोर विद यू, एंड देन विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी. अगर आपको ये पूरा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज लेट मी नो. किसी बारे में आप और बात करना चाहते हो और जानना चाहते हो, तो दैट ऑल्सो प्लीज लेट मी नो. एंड